पिछले वीडियो में हम लोगों ने आव्यूह किसे कहते हैं, आव्यूह की परिभाषा और उसमें अवयव कितने होते हैं, उसका क्रम क्या होता है, उसमें पंक्तियों की संख्या किसे कहते हैं, आव्यूह स्तंभ कितने होते हैं और कुछ आव्यूह के प्रकार, इनका हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी। अब हम लोग बात कर रहे थे वहां पर कि विकर्ण जो होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है आव्यूह, वर्ग आव्यूह है, इस वर्ग आव्यूह के विकर्ण के अवयव किनको कहते हैं। तो विकर्ण जो होता है वो केवल वर्ग आव्यूह में ही होता है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। हमारे पास जो वर्ग आव्यूह है उसमें ही विकर्ण में मिलेगा मुख्य विकर्ण, और इस विकर्ण के जो अवयव होते हैं वो उन दोनों के लिए i और j के मान आपस में बराबर होते हैं। इसलिए अगर हमारे पास कोई एक आव्यूह इस तरीके से लिख दिया जाए aij और यहाँ पे लिखते हैं n इंटू एन, तो n इंटू एन लिख देते हैं, इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। जब ये दोनों वैल्यूज इक्वल हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, तो हमने लिखा है यहाँ पे जब ये दोनों m और n बराबर होंगे, पंक्तियों और स्तंभ में बराबर हो जाएंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे वर्ग आव्यूह। तो ये हमारा हो गया वर्ग आव्यूह। अब जब ये वर्ग आव्यूह हो गया, अब इस वर्ग आव्यूह के अगर हमें विकर्ण के अवयव लिखने हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसमें विकर्ण के अवयव कौन से होंगे, विकर्ण के अवयव, और विकर्ण में भी मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण के अवयव होंगे ए आई जे, जबकि आई बराबर जे। और अन्य अवयव क्या हो जाएंगे, अन्य अवयव माने वे अवयव जो मुख्य विकर्ण के अलावा अवयव हैं, तो उनके लिए ए आई जे होंगे, जबकि आई और जे आपस में बराबर ना हो। अब आई और जे बराबर हैं तो कई बार हम इसको इस तरीके से ना लिखकर हम लोग मुख्य विकर्ण के अवयवों को ए आई आई भी लिख देते हैं, इस तरीके से ए आई आई। यानी आप देखकर भी बता सकते हैं कि यदि ये दोनों मान आपस में बराबर हैं तो वे अवयव कहलाएंगे मुख्य विकर्ण के अवयव। हम लोग जान रहे हैं कि वर्ग आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान होती हैं, यानी अगर कोई भी आव्यूह हमारे पास ए आई जे है और m इंटू एन इसका क्रम है और m और n बराबर हो जाए ये दोनों, अर्थात इसको हम क्या करते हैं, a इज इक्वल टू ए आई जे m इंटू एम, या फिर हम इसको ए आई जे एन इंटू एन, ये दोनों समान लिख दें, इस रूप में निरूपित करें तो ये आव्यूह कहलाएगा हमारा वर्ग आव्यूह। और वर्ग आव्यूह में भी हम लोगों ने विकर्ण के अवयव पढ़े हैं। अब बात यहां करते हैं कि हमारे पास यदि कोई ऐसा आव्यूह है कि जिसमें विकर्ण के अवयव अशून्य हैं और शेष सभी अवयव शून्य हैं, तो आप लोग जान चुके हैं कि हम अगर यहां लिखते हैं ए आई जे इज नॉट इक्वल टू 0, जबकि i इज इक्वल टू जे, और ए आई जे इज इक्वल टू 0, जबकि i इज नॉट इक्वल टू जे। अब देखिए आप यहां पे i और j बराबर हैं, तो बराबर कब होते हैं, जब हमें विकर्ण के अवयव मिलते हैं। तो ये विकर्ण के अवयव हैं। विकर्ण के अवयव कैसे हैं, शून्य नहीं है, अशून्य अवयव हैं। और यहां पर क्या है, ए आई जे इज इक्वल टू 0, यानी जब i और j बराबर नहीं है, यानी वे अवयव जो विकर्ण के अवयव नहीं हैं वो सारे अवयव कैसे हैं, वो शून्य हैं। तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो हमें जो आव्यूह प्राप्त होता है उस आव्यूह को हम लोग कहते हैं विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह। उदाहरण के लिए हम लोग यहाँ एक छोटा सा आव्यूह लिख लेते हैं जल्दी से, जैसे 1 0 0 0 2 0 0 0 -7। अब देखें यहाँ पर ये जो अवयव हैं, इस अवयव की पोजीशन a11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो a11 a22 a33, यानी जब i और j बराबर हैं, i और j बराबर हैं, a11 a22 और ये क्या है a33, तो इनमें ये दोनों वैल्यू जो है i और j की वैल्यू कैसी है, इक्वल है, बराबर है। तो जब बराबर है तो ये इसके मान कैसे हैं, शून्य नहीं है, शून्य के अलावा है। और बाकी सारे एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट कैसे हैं, वो शून्य है। तो इस आव्यूह को हम कहेंगे विकर्ण आव्यूह। और इस आव्यूह को शार्ट में लिखने की भी टेक्निक है। तो अगर यही आव्यूह हमें शार्ट में लिखना हो तो हम इसको शार्ट में लिखते हैं डैग लिखते हैं डायगोनल, क्या कहा था, डायगोनल मैट्रिक्स।
और यहाँ लिख देंगे 1 2 माइनस 7। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ हमने 3 अवयव लिखे हैं, तो जब हम 3 अवयव लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये डायगोनल के अवयव लिखे गए हैं, अर्थात विकर्ण के अवयव लिखे गए हैं। तो ये केवल तीनों विकर्ण के अवयव हैं। अब 3 अवयव लिखे गए, इसका मतलब है कि विकर्ण में 3 अवयव मौजूद हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि इसमें 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। तो विकर्ण के जो अवयव लिखेंगे उनको तो हम 1 और 2 और -4 लिखेंगे, और बाकी सारे अवयव क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है वो शून्य ही हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारा एक विकर्ण आव्यूह हो गया। लेकिन विकर्ण आव्यूह तभी बनता है जब ये वर्ग आव्यूह हो। अब हम लोग जो आव्यूह पढ़ रहे हैं उन आव्यूहों के लिए जरूरी है कि वो वर्ग आव्यूह हों। ये वर्ग आव्यूह के अंदर के आव्यूह हम लोग पढ़ रहे हैं। अगला आव्यूह हम लोग पढ़ते हैं जिसको हम लोग कहते हैं अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह। अब देखिए ऐसा कोई विकर्ण आव्यूह हम ले लें कि जिसमें ये जो एलिमेंट आ रहे हैं, नॉन जीरो एलिमेंट आ रहे हैं, इसकी वैल्यू हमने यहाँ क्या ली थी, नॉन जीरो। नॉन जीरो माने जीरो ना हो, जीरो के अलावा कोई संख्या हो। लेकिन जीरो के अलावा जो संख्याएं यहाँ पे आ रही हैं ये संख्याएं कैसी थी, भिन्न भिन्न भी थी। लेकिन अगर हम ऐसी कोई आव्यूह बना दें कि जिसमें इन संख्याओं को स्थिर कर दें, ये तीनों संख्याएं समान हो जाएं, सपोज करिए यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ भी 5 लिख दिया, यहाँ भी 5 लिख दिया। अब यदि ये तीनों बराबर हैं तो ऐसे आव्यूह को हम लोग कहते हैं अदिश आव्यूह। तो अदिश आव्यूह वह आव्यूह होता है जिसमें a i j की वैल्यू कोई एक स्थिर संख्या होती है। ये एक नंबर होगा, नॉन जीरो नंबर होगा, जहां पर i और j आपस में बराबर हों, यानी विकर्ण के वे अवयव इक्वल हों, तीनों इक्वल अवयव इक्वल हों, तीनों के जितने अवयव हों सारे अवयव इक्वल हों और जीरो ना हो, और इनके अलावा जो अवयव हैं वे सारे अवयव आपस में क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ लिख देते हैं कि हमने लिख दिया यहाँ पे 7 0 0 0 7 0 0 0 7। ये तृतीय कोट के ही आप लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, चतुर्थ कोट के, पंचम कोट के भी आप लिख सकते हैं, द्वितीय कोट के भी लिख सकते हैं। द्वितीय कोट का होगा तो 2 पंक्तियां 2 स्तंभ हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए तीनों अवयव अशून्य हैं और आपस में समान हैं। अगर अशून्य है तो क्या बन जाएंगे, विकर्ण आव्यूह भी बनेंगे, और बराबर हैं तो इनको हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, अदिश आव्यूह कहेंगे। अब आगे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आव्यूह की, जिसको हम लोग कहते हैं इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह बहुत महत्वपूर्ण आव्यूह होता है, यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, अगर ऐसा आव्यूह बने बिल्कुल अदिश आव्यूह जैसा बना है, लेकिन इस आव्यूह में ये जो अवयव यहां पर बन रहे हैं ये तीनों अवयव वन हों। अब अगर ये वन हो जाएंगे तो इसको हम लोग कहेंगे इकाई आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी एक ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव वन हो और शेष सभी अवयव शून्य हो, तो हम कहेंगे कि ये एक कैसा आव्यूह है, इकाई आव्यूह बन जाएगा। और इसको आई से डिनोट करते हैं, इसको आई से डिनोट किया जा सकता है। 2 आव्यूह और जल्दी से हम लोग पढ़ लेते हैं। एक तो आव्यूह हम लोग पढ़ते हैं ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह। अब इसमें क्या होता है कि जो मुख्य विकर्ण है हमारे पास, अगर मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव क्या हो जाएं, शून्य हो जाएं, इसके लिए कैसे लिखते हैं, यानी एक आव्यूह लिख के दिखा देते हैं हम आपको। जैसे मैंने कहा यहाँ पे 1 2 3 0 7 5 0 0 9। अब यहाँ पे देखिए ये मुख्य विकर्ण है हमारे पास, और इस मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव क्या हैं, शून्य हैं। तो ऐसे आव्यूह को हम कहते हैं ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह। अब यहाँ पे अगर इस अवयव को हम देखें तो इसकी पोजीशन क्या होती है, A21, इसकी पोजीशन क्या होती है, A31, इसकी पोजीशन क्या होती है, A32। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो जो ये पहली वाली वैल्यू है वो दूसरी वाली वैल्यू से बड़ी है, अर्थात ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह वे आव्यूह होते हैं जिसमें जो i का मान होगा वो हमेशा क्या होगा, j के मान से बड़ा होगा। और i का मान j के मान से बड़े होने पर जो अवयव हमें मिलता है, यहाँ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि जैसे हम aij लिख रहे हैं और ये हो जाए 0, कब हो जाए, जब i ग्रेटर देन j हो, तब ये 0 हो जाए। और aij इज नॉट इक्वल टू 0 कब हो,
जब i लेस देन आर इक्वल टू जे हो। तो ये चीज हो जाएगी, तो हम ऐसे आव्यूह को कहेंगे उपर त्रिभुजीय आव्यूह। इसी तरीके से निम्न त्रिभुजीय आव्यूह बनता है। तो निम्न त्रिभुजीय आव्यूह में क्या होता है? निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, इस आव्यूह में क्या होता है कि जो हमारे पास जो मुख्य विकर्ण है इसके ऊपर के अवयव, ये सारे अवयव क्या हो जाए? जीरो। ये उल्टा हो जाए, आई छोटा हो और जे बड़ा हो जाए। ये सारे अवयव, ऊपर के सारे अवयव जीरो हो जाएं, और जो बाकी सारे अवयव हैं ए आई जे इज नॉट इक्वल टू जीरो, जबकि आई ग्रेटर देन इक्वल टू जे हो जाए। इसको अगर हम यहाँ पे लिख के दिखा पाए आपको, तो इस तरीके से बनाते हैं। जैसे मिलते हैं 1 0 0, यहाँ 2 3 0 7 9 5। अब देखेंगे ये मुख्य विकर्ण है हमारे पास, और इस मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे अवयव क्या है? शून्य हो गए। अब इस अवयव की पोजीशन अगर आप लिखेंगे तो ये किस पंक्ति में है? पहली पंक्ति में है। और स्तंभ कौन सा है? दूसरा। तो देखिए यहाँ पे i की वैल्यू हो गई 1 और j की वैल्यू हो गई 2। तो i की वैल्यू छोटी है और j की वैल्यू बड़ी है। तो i की वैल्यू छोटी और j की वैल्यू बड़ी होने पर ये एलिमेंट कैसा मिल रहा? जीरो मिल रहा है। तो यहाँ पे ये बात हमारी स्पष्ट हो रही है कि अगर i का मान कम हो और j का मान अधिक हो, तो ऐसे सारे अवयव जो हैं अगर शून्य हो जाएं और शेष सारे अवयव अशून्य हो, तो उनको हम लोग कहते हैं निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। ये प्योर कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को आपको कई बार देखकर समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, और जितना आप अच्छा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे उतना ही हम सब के लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट, मैथ में कॉन्सेप्ट ही समझना मुख्य होता है। मुझे लगता है आप प्रयास करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।